तो एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या भारत का इतिहास रामायण और महाभारत से ही शुरू होता है? मतलब आमतौर पे यही लगता है। हाँ, ये धारणा बहुत आम है। और देखिए, ये महाकाव्य हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, हमारी पहचान से जुड़े हैं। जी, पर सवाल ये है कि क्या ये कहानी की शुरुआत है या उस कहानी के बहुत महत्वपूर्ण अध्याय जो असल में काफी पहले शुरू हो चुकी थी। अच्छा। क्योंकि जो पुरातात्विक सबूत है या दूसरे प्राचीन ग्रंथ हैं, वो एक अलग ही मतलब कहीं ज्यादा गहरी तस्वीर दिखाते हैं। और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारे पास जो स्रोत हैं, खुदाई की रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, पुराने ग्रंथों के हवाले हैं, उनको खंगालेंगे। बिल्कुल, देखेंगे कि महाकाव्यों से भी पहले भारत में कैसी सभ्यताएं थीं, क्या चल रहा था। हाँ, मिशन यही है कि इन स्रोतों से भारत के प्राचीन अतीत की गहराई को समझे। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, काफी पीछे। मेहरगढ़ चलते हैं, जो आज के बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये हमें ले जाता है करीब 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व, यानी आज से 9000 साल पहले। जी हाँ, 9000 साल। ये तो मतलब सोचना भी मुश्किल है। तो मेहरगढ़ इतना खास क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो बहुत पुराना है? नहीं, सिर्फ पुराना नहीं, बल्कि वो एक व्यवस्थित जीवन की शुरुआत का सबूत है। आप देखिए, वहाँ खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं, गेहूं और जौ उगाए जाने के। अच्छा, खेती 9000 साल पहले। हाँ, और साथ ही पशुपालन भी, मवेशी पालना, भेड़ बकरी पालना और मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत भी दिखती है। तो ये शिकारी जीवन से हटकर एक जगह बसने वाली बात। बिल्कुल, एक स्थायी गांव जैसा समाज बन रहा था। ठीक है, तो मेहरगढ़ ने एक तरह से नींव रखी, लेकिन फिर वो भव्य नजारा आता है जिसके बारे में लगभग सबने सुना है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हाँ बिल्कुल, इसका समय है मोटे तौर पर 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, ये शहर तो बस कमाल थे। कमाल मतलब उनकी बनावट, उनका नियोजन। सोचिए, आज से 4,500-5 हजार साल पहले पक्की ईंटों के बने मकान थे, सड़कें एकदम सीधी थीं, एक ग्रिड पैटर्न में। हाँ, वो समकोण पर काटती थी सड़कें। जी, और ढकी हुई नालियां, सार्वजनिक स्नानागार जैसे मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ, ये उस जमाने के लिहाज से शहरी नियोजन का मतलब शिखर था। वाकई ये बात इस धारणा को तोड़ती है कि हम बस लगातार तरक्की ही करते गए हैं। यहाँ तो एक ऐसी विकसित शहरी सभ्यता थी जो बाद में कई सदियों तक वैसी नहीं दिखी। सही कहा। और ये आज भी रहस्य है कि उनकी लिपि हम क्यों नहीं पढ़ पाए हैं और उनका पतन आखिर हुआ कैसे। खैर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हम वैदिक काल की शुरुआत मानते हैं। वैदिक काल यानी वेदों का समय? जी बिल्कुल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन वेदों में सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र ही नहीं है, उनमें उस समय के समाज का भी जिक्र है ना? उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन। हाँ बिल्कुल, समाज, संस्कृति और यहाँ तक कि राजनीतिक इकाइयों का भी वर्णन है। जैसे एक नाम आता है कुरु जनपद। कुरु जनपद? ये तो जाना पहचाना लगता है। हाँ, कुरु वंश का क्षेत्र या राज्य, और यही वो इलाका है जो बाद में महाभारत की कहानी का केंद्र बनता है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि महाभारत की जो पृष्ठभूमि है, कुरुवंश, उनका समाज, उनकी संस्कृति, वो तो महाकाव्य लिखे जाने से पहले ही मौजूद थी। सीधी सी बात है, महाकाव्य अचानक से प्रकट नहीं हुए, वो एक पहले से चले आ रहे सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर आधारित थे। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, रामायण के बारे में क्या? उसे तो और भी पुराना मानते हैं, त्रेता युग का। हाँ, पुराणों और खुद रामायण के अनुसार राम सूर्यवंशी राजा थे, पर वो इस वंश के पहले राजा नहीं थे। अच्छा। उनसे पहले इक्ष्वाकु, रघु, दशरथ जैसे कई बड़े राजाओं का जिक्र है। तो ये एक लंबी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही राज परंपरा की तरफ इशारा करता है। मतलब रामायण भी एक स्थापित सभ्यता के अंदर ही घटित होती है, वो किसी सभ्यता की शुरुआत नहीं है। बिल्कुल सही, वो भी एक पहले से मौजूद समाज और परंपरा का हिस्सा है। तो ये तो उत्तर भारत की बात। क्या इसी दौरान दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था? आपने स्रोतों में कीलाड़ी का जिक्र किया था, तमिलनाडु में। जी हाँ, कीलाड़ी की जो खोज है उसने दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास पर काफी नई रोशनी डाली है। ये साइट लगभग
580 ईसा पूर्व के आसपास की है। 580 ईसा पूर्व मतलब बुद्ध और महावीर के समय के आसपास। हाँ, लगभग वही समय। और ये एक शहरी बस्ती जैसी लगती है। यहाँ से सोने के गहने मिले हैं, तांबे की चीजें मिली है, मनके मिले हैं। और शायद कुछ लिखा हुआ भी मिला है। हाँ, सबसे जरूरी शायद वही है। मिट्टी के बर्तनों पर तमिल ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ मिला है। ये उस समय दक्षिण भारत में चलने वाली एक प्राचीन लिपि थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गंगा घाटी की सभ्यताओं से अलग, शायद स्वतंत्र रूप से विकसित हुई एक शहरी संस्कृति थी। इसकी संभावना काफी प्रबल है। किलाडी से जो सबूत मिले हैं वो संगम साहित्य में जो पांड्य साम्राज्य के शहरी जीवन का वर्णन है उससे काफी मिलते जुलते हैं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि शहरीकरण और लिखने पढ़ने की कला सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थी। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, इन सब पुरातात्विक और लिखित सबूतों के अलावा एक और चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है महाकाव्यों की मौखिक परंपरा। बिल्कुल नहीं। ये सोचना भी अद्भुत है कि महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखित रूप में आने से पहले, जो शायद 4वीं सदी ईसा पूर्व या उसके भी बाद हुआ होगा, उससे पहले हजारों सालों तक वो सिर्फ सुना सुनाकर जीवित रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके, कंठस्थ करके, सुनाकर, आगे बढ़ाकर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि है। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, मेहरगढ़ की खेती, सिंधु घाटी के शहर, वैदिक काल के जनपद, रामायण से पहले के राजवंश, किलाड़ी की दक्षिणी सभ्यता, ये सब मिलकर क्या बताते हैं हमें? ये साफ तौर पर बताते हैं कि रामायण और महाभारत भारतीय सभ्यता के शिखर हो सकते हैं, मील के पत्थर हो सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाँ, लेकिन वो शुरुआत नहीं थे। जी, वो शुरुआत बिल्कुल नहीं थे। भारत का इतिहास इन महाकाव्यों से कहीं ज्यादा पुराना, गहरा और विविध है। ये खोजें हमें अपनी जड़ों की जटिलता और उसकी समृद्धि का एहसास कराती हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, ये विचार के हजारों साल की इस मौखिक यात्रा में इन महाकाव्यों का जो मूल रूप था वो कितना बदला होगा। समय के साथ कैसे इतिहास, लोगों की यादें और मिथक, वो सब एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। एक उलझी हुई डोर। हाँ, ये वो धागे हैं जिन्हें शायद हम कभी पूरी तरह सुलझा नहीं पाएंगे, पर इनकी पड़ताल करना, इनको समझने की कोशिश करना, वो हमेशा रोमांचक रहेगा।